हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। जैसा कि कल 1 जनवरी को मैंने अनाउंसमेंट किया था कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है 9 मई 2021 को, उसमें एक पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का। तो उसके ऊपर हमने लेक्चर बनाने का अनाउंसमेंट किया था। तो आज हम उसकी पहली कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कि औद्योगिक संबंध क्या है। तो हम सबसे पहले औद्योगिक संबंध का इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे कि औद्योगिक संबंध आखिर होता क्या है। तो औद्योगिक संगठन एक ऐसा मानवीय संगठन है, इसके उद्देश्यों की जो प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक संगठन में कार्यरत सभी मानवीय समूह एक दूसरे से संबंधित हों एवं आपसी सहयोग से कार्य करें। औद्योगिक संबंध औद्योगिक अर्थव्यवस्था की देन है। औद्योगिक संबंधों का अर्थ उन सभी प्रकार के संबंधों से है जो कि औद्योगिक वातावरण में विद्यमान होते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने समाज को नियोक्ता यानी कि समाज को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व श्रम संघ के द्वारा एवं नियोक्ता का प्रतिनिधित्व प्रबंध वर्ग के द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर एसोसिएशन उसके द्वारा। तो औद्योगिक संबंधों की उत्पत्ति जो हुई थी वो कैसे हुई? वो हुई थी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संबंध होता था। दोनों पक्षों में प्रत्यक्ष संबंधों के कारण औद्योगिक संबंधों की समस्या ना के बराबर थी। तो क्योंकि दोनों के बीच जो रिलेशन थे वो डायरेक्ट थे, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कि मालिक और जो श्रमिक है उनके बीच सीधा संबंध था। इसलिए इनमें डिस्प्यूट जो होता था वो डिस्प्यूट होने की जो संभावना थी वो 0% थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। औद्योगिकीकरण एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण दोनों पक्षों में ये प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। प्रारंभ में सरकार भी इन संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसके परिणाम स्वरूप कई औद्योगिक बुराइयां जैसे कि कम मजदूरी, मतलब कि मजदूरों से काम ज़्यादा लेना और उनको वेजेस कम देना, उनको मजदूरी कम देना, कार्य के अधिक घंटे, कार्य की दशाओं का खराब होना, स्त्री और बाल मजदूरों का शोषण, श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार, मतलब कि उनको सम्मान के नज़रिए से नहीं देखा जाता था, यानी जो एम्प्लॉयर होता था वो उन्हें सम्मान नहीं देता था, जो वो जिस सम्मान के लिए वो जीते थे तो वो चीज़ नहीं थी। और श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित किया एवं श्रम संघों का उदय हुआ, यानी ट्रेड यूनियन का जो उदय हुआ है वो इसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। अपने हितों की पूर्ति के लिए श्रमिकों ने हड़ताल का सहारा लिया, नियोक्ता ने तालाबंदी सहारा, जो एम्प्लॉयर थे वो तालाबंदी का सहारा लेने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक संघर्षों में तेजी से वृद्धि हुई और उसका देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। आज सरकार इन संबंधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार औद्योगिक संबंध अब केवल श्रम और प्रबंध के बीच संबंध नहीं रह गया है, बल्कि सरकार अथवा राज्य भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। और औद्योगिक संबंधों को श्रम प्रबंध एवं सरकार के जटिल अंतर संबंधों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकग्राउंड समझते हैं। तो जिस प्रकार का वातावरण, व्यवस्था, जागृति, सेवाएं और दशाएं, सामूहिक सौदेबाजी हम आजकल औद्योगिक क्रांति में देखते हैं, ऐसी बातें जो थी वो प्राचीन काल में नहीं थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उस समय पे क्या चलता था, स्वामी और दास का सिस्टम चलता था, यानी एक स्वामी होता था और उसके अंडर जो काम करता था वो दास होता था। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा था। तो स्वामी मनमाने ढंग से गरीब मजदूरों का शोषण करता था उस समय, और इस संबंध में सुधार की बात करना बहुत ही असहज था, विशेषकर मालिकों के लिए, मतलब जो स्वामी वर्ग के लोग थे उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी। तो समय के साथ साथ और जागरूकता के कारण इनके आपसी संबंध बहुत हद तक न्यायोचित और भेदभाव विहीन हो सके। मतलब जब स्वामी और दास का सिस्टम था तो उस समय बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। मतलब कि उस समय आप जानते हैं कि हायरार्की थी, पहले वर्ग पे थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य, चौथे थे शूद्र और पांचवे थे अछूत वर्ग के लोग।
ये एक पांचवी कैटेगरी थी। तो इस तरह से मतलब ये होता था कि जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है तो वो ग्रंथों का ज्ञान करेगा, वो सबसे सर्वोच्च। जो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है वो युद्ध ही लड़ेगा। जो वैश्य वर्ग में पैदा हुआ है वो व्यापार ही करेगा, वो बिजनेस ही करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। और जो अछूत वर्ग थे, जो शूद्र थे, उनका काम था कि ऊपर के तीनों लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करना। और अछूत उन लोगों को कहा जाता था जैसे आज के ज़माने में हम जिसे SC ST के रूप में जानते हैं, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए। तो उस समय इनको अछूत वर्ग की श्रेणी में रखा गया था कि मतलब अगर इनको छूना है, इनको मंदिर में नहीं जाने को मिलता था, इनको एजुकेशन लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये प्राचीन काल की सारी सेवाएं हैं, मतलब प्राचीन काल की ये सारी बातें हैं जो उस समय थी। लेकिन 20वीं सदी जब आई, औद्योगिक क्रांति जब हुई, उसके बाद जब 20वीं सदी आई तो इसमें विधि शास्त्र की एक शाखा के रूप में औद्योगिकी विधि शास्त्र का विकास हुआ। और इस शाखा ने स्वामी और सेवक की पुरानी विधि को खत्म कर दिया। मतलब जो समय स्वामी और दास का जो कॉन्सेप्ट था उसको 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के बाद इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और संविदा की स्वतंत्रता पर आधारित हस्तक्षेप के पुराने सिद्धांतों को समाज के व्यापक हित में प्रभावहीन बना दिया गया। क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों में स्वामी और सेवक के बीच मधुर संबंधों के विकास जो होता था वो अपर्याप्त मात्रा में होता था। विधानों एवं न्यायिक निर्वचनों द्वारा नियोक्ता के पुरातन अधिकार अपनी इच्छानुसार कर्मकार को भाड़े पर लेना और निकाल देना पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं आज की डेट में। इस प्रकार औद्योगिक विधि के क्षेत्र में उठाया गया यह कदम अत्यंत नवीन और अद्भुत है। 20वीं शताब्दी के दौरान समूचे विश्व में औद्योगिक समाज संविदा से हैसियत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधि शास्त्रीय स्थिति है। और ये जितने भी परिवर्तन हुए हैं आज ये औद्योगिक क्रांति की देन है। औद्योगिकीकरण से कुछ नई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे निजात पाने के लिए कुछ सिद्धांतों का जन्म हुआ जैसे कि आर्थिक संघर्ष अवश्यंभावी है। इस तथ्य को स्वीकारने की प्रवृत्ति, मतलब कि इकोनॉमिक जो संघर्ष है वो होकर ही रहेगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा, हस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन, कर्मकारों का सम्मिलित होकर संस्था या संघ बनाने का अधिकार यानी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, सेवा शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का कर्मकारों को अधिकार मिला। राज्य सामाजिक हितों के रक्षक के रूप में खड़ा हुआ, मतलब कि सरकार भी हस्तक्षेप करने लगी और नियम कायदे कानून बनाने लगी, जिसको आगे देखेंगे। और राज्य के विधानों से न्यूनतम मानदंडों की प्रत्याभूति होनी चाहिए, ये भी कुछ नए परिवर्तन किए गए। तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्रमिकों को हायर्ड तथा फायर्ड दोनों किया जाता था। मतलब कि कभी भी हायर कर सकते थे, कभी भी फायर कर सकते थे, मतलब उनको निकाला भी जा सकता था और कभी भी उनको काम में लिया भी जा सकता था। तो ये चीज़ें पहले चलती थी क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, क्योंकि उस समय कोई ट्रेड यूनियन जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था और ना ही उनके संरक्षण के लिए कानून बने थे। जैसे कि भी बताया कि सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती थी इनके मामलों में। तो नेताओं, सेवा योजक एक वर्चस्वकारी स्थिति में थे, एम्प्लॉयर जो थे वो एक वर्चस्वकारी स्थिति में थे, मतलब हायरार्की में सबसे ऊपर थे। कार्य परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, उनकी मजदूरी बहुत ही नीची थी। नेताओं के प्रयासों के बावजूद भी जब ये परिस्थितियां जारी रहीं तो इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों का रूप ले लिया श्रमिकों ने। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक श्रम संघ आंदोलन नहीं उभर सकता था। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट्स एक्ट 1860 के अतिरिक्त श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु तो शायद ही कोई कानून मौजूद था जिसको मजदूरी के विवादों को हल करने के लिए काम में लाया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक संबंधों ने एक नया आयाम धारण किया जब श्रमिकों ने हिंसा का और सेवा योजकों ने, मतलब जो श्रमिक वर्ग था उन्होंने हिंसा का रूप ले लिया, हिंसा को अपना हथियार बनाया। और जो एम्प्लॉयर थे, जो नियोक्ता थे, जो नियुक्ति करते थे, उन्होंने लॉकआउट्स का सहारा लिया, मतलब तालेबंदी का सहारा लिया। लेकिन 1928 से 1929 के दौरान अनेक हड़ताल और दंगे एवं तोड़फोड़ देखने में आए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को लागू कर दिया ताकि औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान को बढ़ावा मिले। और यह ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट एक्ट
1999 पे आधारित था, जिसे हम बीआईसी एक्ट कहते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1829 बीआईसी एक्ट से अलग था, क्योंकि ये विवादों के निपटान हेतु किसी स्थायी तंत्र व्यवस्था की बात नहीं करता था, और यह देखा गया कि ना तो केंद्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार ने इस कानून का पर्याप्त उपयोग किया। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकग्राउंड था। और अगर इसमें आगे हम बात करें तो 1938 में तत्कालीन प्रचलित भयंकर औद्योगिक अशांति से निपटने के लिए बम्बई सरकार ने, बॉम्बे, तब उसको बॉम्बे बोला जाता था, आज बम्बई बोलते हैं, बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस BIR एक्ट को, बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस BIR एक्ट को लागू किया। पहली बार विवादों के निपटान हेतु लागू की गई एक स्थायी तंत्र व्यवस्था जिसे इंडस्ट्रियल कोर्ट कहा गया। इस व्यवस्था को ही इंडस्ट्रियल कोर्ट कहा गया। इसको BIR एक्ट, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल एक्ट 1946 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1948 यानी कि 1948, 1949 और 1953 तथा 1956, 1948, 1949, 1953 और 1956 में संशोधित किया जाता रहा। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो उसके बाद भारत ने अनेकों समस्याओं का सामना किया, जैसे रहन सहन के स्तर की लागत में वृद्धि, अनिवार्य वस्तुओं की कमी, अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, भारी बेरोजगारी, बढ़ती उत्पाती औद्योगिक संबंधी परिस्थितियां, ये सारी चीजें। और आधुनिक औद्योगिक समाज में औद्योगिक संबंध एक जटिल समस्या है। औद्योगिक संबंधों की समस्या का जो उग्र रूप हम आज देख रहे हैं, प्राचीन काल में वो इतना भयानक नहीं था। अभी हमने बताया क्योंकि उस समय स्वामी और दास का कॉन्सेप्ट था। स्वामी और दास का कॉन्सेप्ट होने के कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता था उस समय पे। और औद्योगिक संबंधों की समस्या निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन का परिणाम है। बढ़ती हुई मजदूरी की दरें, श्रमिकों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण श्रमिक वर्ग अच्छी शिक्षा तथा अधिक गतिशीलता प्राप्त करना चाहता है, और श्रमिक आधुनिक मशीनों पर कार्य करते करते मशीन का हिस्सा बनकर रह गया है। इसलिए उसमें आत्मगौरव और आत्मसंतोष की भावना समाप्त हो गई है। आज वो औद्योगिक तनावों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अपने अधिकारों, आत्मसम्मान एवं गौरव को प्राप्त करने के लिए वो पूंजीपति एम्प्लॉयर से संघर्ष कर रहा है। इसलिए वर्तमान युग में अधिक औद्योगिक संघर्ष दिखाई देते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान मधुर औद्योगिक संबंधों के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इतना लचीला हो जाए कि श्रमिकों को लाभ मिले, श्रमिक वर्गों को लाभ मिले, और जो वो आत्मगौरव और आत्मसंतोष की भावना उनमें समाप्त हुई है वो जागृत हो सके, और वो भी अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए उनको अवसर मिले। तो ये था इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकग्राउंड। अगर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विकास के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक काल, जिसके बारे में अभी हमने बात की, 1850 से 1918 तक। दूसरा प्रगति काल, 1919 से 1945 तक, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू की जो अभी बात करी वो इसमें आया, औद्योगिक क्रांति का। और तीसरा है पूर्ण प्रौढ़ता और स्वतंत्रोत्तर काल, 1946 से अब तक का जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस चल रहा है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है अभी हमने डिस्कस करी। तो अब हम बात करेंगे कि भारत का जो औद्योगिक संबंध में विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। अभी हमने बात करा उसके बारे में ही। तो भारत में औद्योगिकीकरण जिसका प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, इसमें श्रमिक एक ऐसी कड़ी है जो अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। और एक आकलन के अनुसार अब भारतीय श्रमिक विकसित राष्ट्रों की श्रमिकों से कम कुशल नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता का स्तर निम्न है। हमारे यहाँ अगर बात किया जाए तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग है, कुशल और अकुशल, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो जो कुशल श्रमिक हैं वो अगर हम विकसित राष्ट्रों की तुलना में बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना कि अदर कंट्रीज़ में होता है। हमारे यहाँ श्रम प्रधान तकनीक एवं श्रम के प्रति सम्मान विकसित करने की आवश्यकता है। अभी हमने बात करी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ पर
ये चीज़ें विकसित करने की ज़रूरत है। शिक्षा तथा औद्योगिक नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। संतोष का अगर विषय ये है कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया है। जैसे इस समय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रही है वो किस पे फोकस्ड करती है, वो टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस्ड है। तो फिर भी देश आज बेकारी का शिकार है। इस गंभीर समस्या के समाधान में श्रम प्रधान तकनीक ही सही निर्देशक बन सकती है। भारतीय संविधान को औद्योगिक विधि शास्त्र के विकास का श्रेय जाता है, जिसने औद्योगिक संबंधों को लोगों के सामने रखा, और भारतीय न्यायालय ने भी औद्योगिक विधि शास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया। अब हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध की परिभाषा की, कि औद्योगिक संबंध किसे कहा जाता है। जो अभी हमने बात किया कि एक चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो चार्ट क्या हो सकता है। तो हम अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध की परिभाषा की। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो औद्योगिक संबंध का अर्थ है नियोजक और नियोक्ता के आपसी संबंध। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे किसी सामग्री का उत्पादन करना हो, सामूहिक रिश्ते के माध्यम से इसे पूरा किया जाना है, तो इस रिश्ते को ही औद्योगिक संबंध कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो औद्योगिक संबंधों का विस्तार हुआ है। अब नियोक्ता कर्मचारी संबंध से परे जाकर नियोक्ता कर्मचारी और राज्य का भी आपसी मेलजोल बढ़ा है। राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संगठनों तथा अन्य लोगों के बीच संबंधों को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। विशेषकर दो शब्दों श्रम प्रबंधन संबंधों और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का उल्लेख ही औद्योगिक संबंध को निरूपित करता है। यही परिभाषा का सार है। अब अगर हम एक इसे डायग्राम के माध्यम से समझें तो वो डायग्राम कुछ ऐसा है। हम अगर डायग्राम के फॉर्म में समझें तो ये एम्प्लॉयर और ये एम्प्लॉय, ये रिलेशन है। ये हो गया एम्प्लॉय हो गया, और ये हो गया एम्प्लॉय एसोसिएशन, ये हो गया कोर्ट या ट्रिब्यूनल। जैसे अब सरकार हस्तक्षेप करने लगी है तो ये हो गया कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये हो गया हमारी गवर्नमेंट, और ये हो गया एम्प्लॉयर एसोसिएशन, और ये हो गए हमारे एम्प्लॉयज। तो ये जो सारे संबंध देखने को मिलते हैं उसे ही हम औद्योगिक संबंध कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इसे ही कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि नियोक्ता और नियोजक और नियोक्ता के आपसी संबंध, और जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल का भी रोल है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन का भी रोल है, ट्रेड यूनियन जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, एम्प्लॉयर्स हैं। तो ये जो सारा संबंध है यही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाता है। मान लो श्रमिक वर्ग अपने एम्प्लॉयर से मान के चलो वो खुश नहीं है, उनकी नीतियां अच्छी नहीं है, तो ट्रेड यूनियन जो है वो आके खड़ा हो जाएगा और वो अपने हितों की बात सामने रखेगा। अगर तब भी एम्प्लॉयर नहीं मानता है तो वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का सहारा ले सकते हैं, उनकी नीतियों का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से, और सेम चीज़ एम्प्लॉयर एसोसिएशन में है और एम्प्लॉयर के संदर्भ में है। तो इस चीज़ को ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहा जाता है। अब अगर हम औद्योगिक संबंधों की प्रकृति की बात करें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का नेचर कैसा है, हमने अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बैकग्राउंड समझ लिया। अब हम रिलेशंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ फीचर्स या नेचर की। तो सबसे पहले जो इसमें पहले लिखा है कि संस्थागत कारक जैसे सरकार की नीति, श्रम कानून, आर्थिक कारक जैसे सभी प्रकार के आर्थिक स्वामित्व जैसे पूंजीवादी समाजवादी, तकनीकी कारक जैसे उत्पादन की तकनीकी पूंजी संरचना। इस प्रकार औद्योगिक संबंध संस्थागत, आर्थिक और तकनीकी कारकों के माध्यम से सरकार, उद्योग और श्रमों के बीच किस आपसी समन्वय होती है। तो अब हम औद्योगिक संबंधों की प्रकृति को और विस्तार से जानेंगे।
तो औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो ये, पहला ये है कि औद्योगिक संबंध शून्य में उत्पन्न नहीं हो सकते, मतलब डो नॉट इमर्ज इन वैक्यूम। वे एक औद्योगिक ढांचे में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप उभरते हैं। दो पक्षकारों की विद्यमानता के बिना श्रम तथा प्रबंध यह संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह उद्योग ही होता है जो औद्योगिक संबंधों के लिए वातावरण का सृजन करता है। दूसरा, औद्योगिक संबंधों को टकराव तथा सहयोग, कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन दोनों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ये विपरीत संबंधों का आधार होता है। औद्योगिक संबंधों को केंद्रित कर रहे पक्षकारों द्वारा जो तर्क दिया जाने वाला विकसित व्यवहार संबंधी रुझानों और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर रहता है, ताकि टकरावों और तनावों को समाप्त किया जा सके या उनके कम से कम न्यूनतम किया जा सके। श्रम तथा प्रबंध शून्य में काम नहीं करते, क्योंकि ये एक व्यापक तंत्र के अंग होते हैं। इसलिए औद्योगिक संबंधों का अध्ययन व्यापक वायुमंडलीय विषयों का भी समावेश करता है, जैसे टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्क, लेबर पॉलिसी, ट्रेड यूनियंस का रुझान, श्रमिकों तथा सेवा योजकों की विचारधाराएं कैसी हैं, वो आपस में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। औद्योगिक संबंधों में श्रम प्रबंध सहयोग के प्रति उपादेय परिस्थितियों तथा साथ ही साथ दोनों ही पक्षकारों में वांछनीय सहयोग को उजागर करने के लिए अपेक्षित व्यवहारों तथा प्रविधियों का अध्ययन शामिल है। औद्योगिक संबंध कानूनों, नियमों, नियम विधानों, समझौतों, न्यायालयों के निर्णयों, परंपराओं तथा रीतियों और साथ ही साथ श्रम तथा प्रबंध के बीच सहयोग को लाने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित नीति ढांचे का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त श्रम प्रबंध प्रबंधों को नियंत्रण में प्रशासकीय तथा न्यायिक यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के व्यवधान पैटर्नों, इंटरफेरेंस पैटर्न्स की एक गहन समीक्षा भी करते हैं। वास्तव में औद्योगिक संबंधों की विचारधारा अत्यंत व्यापक है, जो अनेक संकायों से जुड़ी हुई है, जैसे कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, मानव शास्त्र, ह्यूमैनिटीज़, व्यवहारिक विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस और कानून यानी कि लॉज, इन सबसे जुड़ी है। अभी हमने चार्ट वो समझा था ना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ये इधर थे एम्प्लॉई, ये थे एम्प्लॉई एसोसिएशन यानी ट्रेड यूनियंस, ये थे कोर्ट यानी और ट्रिब्यूनल, ये थी गवर्नमेंट, और ये थे एम्प्लॉयर एसोसिएशन और ये थे एम्प्लॉयर। तो ये जो संबंध है ये इस तरह से हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। तो अब हम बात करेंगे औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या है, औद्योगिक संबंध की अहमियत क्या है, हम क्यों उसे समझ रहे हैं। औद्योगिक संबंध हमेशा सहज संबंधों को निरूपित करता है। इस तथ्य की हमेशा ध्यान रखा जाता है कि औद्योगिक विवाद न उत्पन्न हो। अगर उत्पन्न भी हो जाए तो सहज और सही प्रशासन के द्वारा इसका तुरंत निपटारा भी हो। यदि अच्छे संबंध होते हैं तो इसके कई लाभ भी हैं, जैसे कि औद्योगिक शांति बनी रहेगी, प्रोडक्शन हाई क्वालिटी में जाएगा, औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, सामूहिक सौदेबाजी होगी, कर्मकारों को उचित लाभ होगा, उच्च नैतिकता का पालन होगा, परिवर्तन की व्यवस्था होगी, क्योंकि माना जाता है कि जीवन ही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो परिवर्तन की व्यवस्था होगी, तो जब एम्प्लॉयर कोई भी पॉलिसी में परिवर्तन करेगा तो एम्प्लॉय जो है, जो श्रमिक वर्ग है, वो इसको मान लेगा और उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेगा। तो प्रत्येक निर्माणी संस्था का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत स्तर पर अधिकतम उत्पादन करना और अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। एक संस्था अपने इस उद्देश्य में तभी सफल हो सकती है जब उद्योग में शांति व्यवस्था बनी रहे और संस्था का उत्पादन कार्य निरंतर चलता रहे। मशीनें, यंत्र व सामग्री तो निर्जीव होते हैं, लेकिन बिना श्रमिकों के प्रयत्नों की ये उपयोगिता वाले पदार्थों में परिवर्तित नहीं हो सकते। उत्पादन के लिए श्रमिकों का सहयोग आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था की कार्य कुशलता एवं सफलता के लिए मधुर औद्योगिक संबंध बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। और दूसरा, श्रमिकों की समस्या औद्योगिक क्रांति का विषैला शिशु कह सकते हैं। श्रमिक उत्पादन के अन्य सभी घटकों से अलग घटक है। वो एक जीवित प्राणी है जो अन्य अचेतन घटकों को प्रभावित करता है। किसी भी क्रिया को सफल बनाने के लिए श्रमिकों की समस्या को समझना चाहिए। एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो श्रमिकों की समस्या को समझे कि श्रमिक आखिर चाहते क्या है, उनका हित क्या है। कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कोई उत्पादन योजना मानवीय तथ्यों पर आधारित नहीं है तो वो प्रभावहीन सिद्ध होगी। उद्योग में नियोक्ता कर्मचारी संबंध का महत्व अब इतना विस्तृत हो गया है कि वित्त उत्पादन के साथ साथ कर्मचारी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है।
कर्मचारी वर्ग जो होता है ना, वो प्रबंधक से, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयर से कुछ उम्मीदें रखते हैं। वो उम्मीदें क्या हैं? पहला तो मानवीय संसाधनों का उपभोग, यानी प्रबंधक तभी किसी कर्मचारी से अधिक काम करवा सकता है जब उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। दूसरा है प्रत्येक कर्मचारी का अधिकतम विकास, यानी कर्मचारी के विकास का उत्तरदायित्व तो प्रबंधक पर होता है। संघर्ष तथा विरोध को शीघ्रता से समाप्त करने वाला होना चाहिए प्रबंधक। कर्मचारी वर्ग अपने श्रम के बदले भी कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। वो सुविधाएं हैं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक कर्मचारी प्रबंधक से अपने लिए मकान, कपड़ा, भोजन आदि की व्यवस्था करना चाहता है। दूसरा, वो सिक्योरिटी चाहता है, अपने लिए सुरक्षा चाहता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने पद पर बना ही रहे। मतलब जो एम्प्लॉई है वो जिस पद पर काम कर रहा है वो उस पोस्ट पर बना रहे। जैसे कि हम आज की व्यवस्था में देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी संशय में जीते हैं कि कब उनको निकाल दिया जाएगा। तो वो ये एक सिक्योरिटी लेना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर से। और दूसरा, वो आत्मविश्वास चाहते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अपने आत्मविश्वास के लिए पदोन्नति के अवसर भी चाहते हैं, मतलब कि उनका आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए उनको प्रमोट भी किया जाना चाहिए, उनके कार्यों को सराहा जाना चाहिए। और तीसरा है स्तर, लेवल। कर्मचारी का सामाजिक स्तर उसके कार्य स्तर से प्रभावित होता है, इसी कारण वह कार्य स्तर से भी संतुष्टि चाहता है। अभी हमने हायरार्की में देखा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत वर्ग। तो मतलब ये वही स्तर चाहते हैं जो ऊपरी वर्ग का है। मतलब जो स्तर एम्प्लॉयर का है वही स्तर एम्प्लॉय का भी होना चाहिए। तो ये है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ये हमने अहमियत को समझा। अब औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य अगर देखें तो श्रमिक विधियों के जानकारों के अनुसार मुख्य रूप से दो आधार होते हैं जिन पर इन संबंधों का भविष्य टिका होता है। पहला होता है सहयोग, दूसरा होता है संघर्ष। सहयोग के माध्यम में औद्योगिक संबंधों को समझा जा सकता है, जैसे मजदूर संगठनों और प्रबंधन की आपसी सहयोग, यानी जो ट्रेड यूनियंस है और जो प्रबंधन को संभालने वाला प्रबंधक है यानी एम्प्लॉयर, उसके बीच आपसी सहयोग हो और हितों का जब संघर्ष हो, तो जब हितों के संघर्ष के परिदृश्य से संबंधों का निर्धारण होता है, जैसे ट्रेड यूनियन और प्रबंधन के बीच हितों का संघर्ष, तो फिर वो लोग हिंसा का, हड़ताल का सहारा लेने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और औद्योगिक, अगर हम बात करें औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य क्या होता है, तो औद्योगिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य कर्मकारों के आर्थिक सुदृढ़ता, उत्पादकता में बढ़ोतरी और उद्योगों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ एक सिद्धांतों को बताया है। तो वो सिद्धांत क्या है, हम उन सिद्धांतों को समझेंगे। तो ये रहे हमारे सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि समस्याओं तथा विवादों के निपटारे में सामूहिक सौदेबाजी का विकल्प होना चाहिए। दूसरा है अच्छे मजदूर प्रबंधन संबंधों को बनाए रखने के लिए नियोजक और संगठन के बीच आपसी समझ तथा स्वतंत्र व्यवहार होना चाहिए। तीसरा क्या है, औद्योगिक संघर्षों को रोकने तथा हड़ताल तथा तालेबाजी को कम से कम करने का विकल्प होना चाहिए। मतलब कि इतनी सामंजस्यता इस पूर्ण वाली स्थिति रखे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कि ना तो एम्प्लॉयज़ हड़ताल कर सके और ना ही एम्प्लॉयर के लिए ऐसी स्थिति आए कि वो तालेबाजी का सहारा ले, यानी कंपनी को में तालाबंदी करने लगे। और आखिरी क्या है, सरकारी सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विशेषकर उत्पादन के विनियमन तथा औद्योगिक संबंधों को कानूनी दायरे में लाना। इसके लिए कुछ एक्ट हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या एक्ट लाए गए थे। अब हम औद्योगिक संबंधों के कुछ अप्रोचेस को देखेंगे, औद्योगिक संबंधों की कुछ अवधारणाएं हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि औद्योगिक संबंधों के निर्धारक घटक क्या होते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो मधुर औद्योगिक संबंधों की भी हमने बात करी थी, तो उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि प्रबंध तथा श्रमिक वर्ग के साथ बराबरी के आधार पर विचार विमर्श होना आवश्यक है। दूसरा, मजबूत स्वतंत्र जनतंत्र पर आधारित ट्रेड यूनियन तथा नियोक्ता संघों का निर्माण करना, यानी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस का निर्माण होना चाहिए। औद्योगिक सौदेबाजी या शांतिमय समाधान की व्यवस्था करना, सामान्य जनता की श्रमिकों के प्रति सहानुभूति होना, सरकार द्वारा उचित श्रम
प्रमापों का निर्धारण किया जाना, श्रमिकों की बढ़ी हुई उत्पादकता के लाभों में श्रमिकों तथा सेवा योजकों को बराबर का हिस्सा देना, संगठन के सेवा योजकों और श्रमिकों के मध्य निरंतर संचार की व्यवस्था करना, श्रमिकों को सभी स्तरों पर शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सेवा योजकों के द्वारा श्रम कल्याण में कार्य किया जाना, सेवा योजकों के द्वारा श्रमिकों को संगठन में उचित मान्यता प्रदान करना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। और औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा होता है सोशल फैक्टर, चौथा होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पांचवा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, छठवां होता है पॉलिटिकल फैक्टर, सातवां होता है इंटरप्राइज रिलेटेड फैक्टर्स और आठवां होता है ग्लोबल फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, मतलब कि जो औद्योगिक संबंध में तनाव की स्थिति पैदा होती है वो किस कारण होती है। तो हड़ताल, तालाबंदी, घिराव हम रोज ही देखते हैं, पहले तो बहुत ही देखने में आता था। बहुत से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं जो कि आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक, राजनीतिक हो सकते हैं। पहला हम इकोनॉमिक कॉज को समझेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज में ये है कि प्रबंध एवं श्रम के बीच खराब संबंधों का मुख्य कारण कम मजदूरी एवं खराब कार्यदशाओं का होना, आर्थिक कारणों में मजदूरी से अनाधिकृत कटौती, फ्रिंज बेनिफिट की कमी, पदोन्नति के अवसरों की कमी, प्रेरणात्मक मजदूरी का न होना, ये शामिल है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेस की बात करें तो उसमें आता है दोषपूर्ण संचार व्यवस्था, ट्रेड यूनियन को मान्यता न देना, अनुचित व्यवहार, श्रम कानूनों का उल्लंघन। ये ऐसे संगठनात्मक कारण है या ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज हैं जिसके कारण औद्योगिक संबंध खराब होते हैं। तीसरा है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में हम देखेंगे तो कार्य के प्रति असंतुष्टता, मान सम्मान में कमी, समाज में संघर्ष, संयुक्त परिवार में दरार, ये ऐसे कारण हैं जो खराब औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। चौथा है साइकोलॉजिकल कॉजेज। इसमें क्या है, कार्य के प्रति असुरक्षा की भावना, मेरिट को महत्व न देना, कार्य निष्पादन को महत्व न देना, ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनसे औद्योगिक संबंध खराब होते हैं। और आखिरी है पॉलिटिकल कॉजेज। इसमें ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक प्रकृति, बहुसंघों का होना, अंतर यूनियन दुश्मनी आदि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कमजोर करते हैं। मजबूत यूनियन की अनुपस्थिति में सामूहिक सौदेबाजी कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण नियोक्ता प्रबंध कर्मचारियों को दबाते हैं, जिसके कारण प्रबंध एवं श्रम में स्थिति खराब होती है। तो ये कुछ फैक्टर हो गए जो औद्योगिक संबंधों को खराब करते हैं। अभी हमने बात करा था। अब हम देखते हैं अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो 18वीं शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था। इस क्रांति ने औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए नए विचार दिए। समय के साथ औद्योगिक संबंधों पर नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ जो निम्न है। अब हम अप्रोचेस देखेंगे। तो पहली है एकात्मक अप्रोच, दूसरी है बहुवादी अप्रोच, तीसरी है मानववादी अप्रोच, चौथी है गांधीवादी अप्रोच, पांचवी है मार्क्सवादी अप्रोच, सोशल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो पहली हम समझेंगे एकात्मक अप्रोच। एकात्मक प्रत्यागम क्या है? तो इसमें कर्मकार और नियोजन एक टीम बनाकर काम करते हैं और अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग नियोजक और कर्मकार के बीच सीधा संबंध होता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच ये सीधा रिलेशन है। तो इनके बीच किसी तरह की संघर्ष की संभावना उत्पन्न ही नहीं होती है। व्यापार संगठन जैसे बाहरी तत्वों के इस संबंध में कोई योगदान नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन प्रबंधन के द्वारा तथा प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार और संवेदनशील होते हैं। उसी जगह पर हम बात करेंगे प्लूरलिस्टिक अप्रोच की। तो इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है जॉन और कॉमन को, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि समाज बहुत से हितों को रखने वाले लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए समस्या का आना भी अवश्यंभावी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन आपसी संबंध और एक दूसरे पर निर्भरता कहीं ना कहीं आपसी समझौते को भी जन्म दे देती है। यही निर्भरता समस्या के उन्मूलन का कारण बनती है। इस पद्धति को सामूहिक सौदेबाजी भी कहा जाता है। इस अप्रोच में व्यापार संगठन कर्मचारियों के हितों के संवाहक होते हैं तथा उनके हितों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच की। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को
शास्त्रीय अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स इस प्रत्यागम को अवधारित किए थे। इनका मानना था कि औद्योगिक संघर्ष सामाजिक संघर्ष का ही एक भाग है। इसमें शोषण की भूमिका नियोजक करता है तथा शोषित कर्मकार का होता है, यानी एम्प्लॉयर जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच में वो है शोषण करने वाला, और जो शोषित वर्ग है वो एम्प्लॉयज है, श्रमिक वर्ग है। तो उनका ये भी मानना था कि आज जो भी असमानता हमें देखने को मिलती है उसके पीछे यही शोषण करने वाले पूंजीपति लोग हैं, यानी एम्प्लॉयर वर्ग के लोग हैं। इस तरह कर्मकार श्रमिक वर्ग को एकजुट होना चाहिए। इस तरह से पूंजीवादियों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और एक दिन समानता, विशेषकर आर्थिक समानता का समय आ जाएगा, जो कि बहुत ही आइडियल अप्रोच है, आइडियल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श है। अब हम देखेंगे मानवीय संबंध प्रत्यागम को, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। तो इसे हम नवशास्त्रीय प्रत्यागम भी कहते हैं। इसको प्रतिपादित करने वाले लोगों में कई लोगों का नाम आता है, जिसमें से महत्वपूर्ण भूमिका इल्टो नमाओ, रोइथिल्सवर्ग, व्हाइट टेड, व्हाइटे, होमस इत्यादि ने किया था। इस प्रत्यागम के अनुसार संघर्ष तभी उत्पन्न होता है जब मानव से परे संबंधों को अपनाया जाता है। जैसे यदि कर्मचारी को इस तरह अकेला और निरीह छोड़ दिया जाता है कि उसके मन में नियोजक तथा संगठन के प्रति जो भाव है वो निगेटिव हो जाए, और उस स्थिति में संघर्ष का होना स्वाभाविक हो जाता है। इस अप्रोच की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को मानव का दर्जा दिया जाए, और मानव सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए उसके सामाजिक संबंधों को महत्व को समझा जाए, यानी उन्हें सम्मान का दर्जा दिया जाए, उनके मानवीय हितों को पूरा किया जाए, और इस मानवीय संबंधों के महत्व को समझकर प्रबंधकीय संस्था उत्पन्न हुए संघर्षों को समाप्त कर सकती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया प्रत्यागम की, सामाजिक अप्रोच की बात करेंगे। तो इसको प्रतिपादित करने वाले लोक प्रशासन के महान विद्वान बेवर ने की थी। उनकी अवधारणा को वेबेरियन सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इनके अनुसार समाज कई स्तरों में बटा हुआ है, यही स्तर सामाजिक क्रियाओं की सीमांकन करते हैं। समाज की प्रकृति आपसी अच्छे बुरे संबंधों की होती है। इन्हीं अच्छे बुरे संबंधों से समाज का क्रियाकलाप तय होता है। यही विचार औद्योगिक परिदृश्य में भी होता है, और कर्मचारियों का संबंध नियोजक के साथ अच्छे बुरे हो सकते हैं तथा संघर्ष की भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन यदि सहज संबंध को बनाया जाए तो आपसी संघर्ष को खत्म किया जा सकता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच सीधा संबंध हो तो हम कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम गांधीवादी अप्रोच की। तो गांधीवादी अप्रोच के तहत औद्योगिक संबंध सत्य, अहिंसा और ट्रस्टीशिप की अवधारणा पर निहित होता है। गांधीवादी विचारधारा शांतिपूर्वक रहने और कार्यस्थल पर अहिंसा का न करने की बात करता है। सभी संपत्ति ट्रस्टी के नाम को लेकर यह विचारधारा सजग है। यद्यपि गांधी जी श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ कि उसका उद्देश्य उचित तथा शांतिपूर्वक और बिना किसी हिंसा के होना चाहिए। गांधी जी ये भी मानते थे कि किसी भी तरह के संघर्ष को सत्याग्रह और अहिंसा से निपटाया जा सकता था, जैसा कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, अहिंसा का पालन किया था, उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था। और इसके कई इसमें डिबेट भी है सरदार भगत सिंह और गांधी की इस अप्रोच के बीच में, लेकिन गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा का हुई सपोर्ट लेते हैं। और आखिरी जो प्रत्यागम है वो है सिस्टम प्रत्यागम, सिस्टम अप्रोच। इसमें ऐसा माना जाता है कि समाज का एक भाग ही केवल औद्योगिक संबंध है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सभी उपभाग किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। उनके सामूहिक योगदान और जुड़ाई हुई सिस्टम को निरूपित करता है। इस अप्रोच को प्रतिपादित करने वाले का नाम जॉन डनलप है। इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका मानना है कि नियमों का बनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस नियमों के बनाए जाने में श्रमिक प्रबंधन और सरकार की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसको हम RRAIB कहते हैं। पहला है FAIB, दूसरा R है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, तीसरा A है एक्टर्स, I है आइडियोलॉजी, B है बॉडी ऑफ रूल्स। मतलब कि क्या नियम है, उन्होंने कौन सी ऐसी बॉडी बना रखी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को निर्धारित करता है और संपादित करता है। तो ये सारी कुछ बातें थी। तो
अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इन्होंने औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत राज्य तथा सेवा योजकों के बीच संबंधों को भी शामिल किया है, यानी कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच भी संबंध होना चाहिए, ये मानना है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य की बात करें तो औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य क्या हो सकता है। हमने औद्योगिक संबंधों के उद्देश्यों के बारे में पढ़ तो लिया है, लेकिन हम औद्योगिक संबंधों के उद्देश्यों के बारे में शायद हमने अभी नहीं पढ़ा है। हम औद्योगिक संबंधों के उद्देश्यों के बारे में अब हम जानेंगे कि औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अधिनियम का और कुछ उठाए गए कदम का। तो औद्योगिक संबंधों का जो उद्देश्य होता है वो मूल उद्देश्य है श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करना। और अगर हम एक एक लाइन में बात करें तो पहला है औद्योगिक शांति की स्थापना करना, टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पीस। दूसरा है श्रमिकों एवं प्रबंधकों के हितों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तीसरा है औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। चौथा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, टू रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। पांचवा है औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करके अधिकतम रोजगार प्राप्त करना, टू रेज फुल एम्प्लॉयमेंट पोजीशन। श्रम बदली तथा अनुपस्थिति दर में कमी करना, टू लेसर द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म रेट। उचित मजदूरी एवं अच्छी कार्य दशाएं प्रदान करके हड़ताल, तालाबंदी तथा घिराव आदि को कम करना, टू एलिमिनेट स्ट्राइक्स, लॉकआउट, गिराव्स एक्सेट्रा बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस। श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। सार्वजनिक हित की दृष्टि से घाटे में चल रहे एवं रुग्ण उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड यूनिट इनकरिंग लूजेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। सार्वजनिक हित में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा समाजीकरण करना, नेशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उच्च उत्पादकता के माध्यम से योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी थ्रू हाई प्रोडक्शन। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। तो हमने उद्देश्यों को देख लिया, इसके महत्व को देख लिया, और हमने इफेक्ट्स ऑफ बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देखा, और हमने देखा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और अब हम बात करने जा रहे हैं उन नियमों को, उन कानूनों को जो बनाए गए थे, उनका उद्देश्य। तो पहला है 1920 का बम्बई समिति, एक इंडस्ट्रियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तथा एक इंडस्ट्रियल कोर्ट ऑफ कॉन्सिलेशन की स्थापना का सुझाव दिया था इन्होंने। और दूसरा है 1920 बंगाल समिति, इन्होंने संयुक्त कर्मचारी परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। तीसरा है 1926 इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इसमें ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण हेतु व्यवस्था की गई। और 1929 है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का अनुमोदन, औद्योगिक विवादों के निदान तथा निपटान हेतु ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण हेतु व्यवस्था की गई। इसमें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति, केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन की स्थापना, श्रमिकों के हितों के निरीक्षण हेतु लेबर ऑफिसर की नियुक्ति, सार्वजनिक सेवाओं में हड़तालों तालाबंदियों की मनाही, लेकिन औद्योगिक विवादों को केवल कानून तथा व्यवस्था की समस्या माना गया। इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। काम की परिस्थितियों के निर्धारण तथा मजदूरी तय करने के क्षेत्र में सेवा योजकों के विवेक की जांच तथा श्रमिकों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। पारस्परिक समझौतों के माध्यम से विवादों के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये सुझाए गए उपाय थे और उठाए गए कदम थे। अब अगला है
1931 का रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इन्होंने सुझाव दिए थे कि विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र की व्यवस्था बनाई जाए, विवादों को रोकने तथा श्रमिकों का प्रभावी सहयोग तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्क्स कमेटी की स्थापना की जाए, जॉबर्स के स्थान पर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। उसके बाद है 1934 का ट्रेड डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, जिसे पास किया गया। इसमें यह था कि ये अधिनियम विधान की पुस्तक में 1929 के अधिनियम को निरस्त कर देगा और 1936 में विवादों में मध्यस्थों के रूप में समझौता अधिकारियों की नियुक्ति होगी। और अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की, वर्किंग ग्रुप के अच्छे उपचार हेतु भावना जागृत हुई, लेकिन जब इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अशांति भड़क गई। अब अगला है 1938 का बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इसमें पंजीकृत मान्य योग्य मर्यादित तथा प्रतिनिधिक यूनियनों की पहचान करना आवश्यक कर दिया गया। चीफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर तथा कॉन्सिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई। पहली बार एक कानूनी हड़ताल तथा तालेबंदी की परिभाषा दी गई। सभी हड़तालें तालाबंदी को बिना उचित नोटिस के तथा प्रारंभिक समझौताकारी प्रक्रियाओं के बिना मनाही कर दी गई। सभी संस्थानों में स्थायी आदेश प्रारंभ किया गया। कॉन्सिलिएशन बोर्ड, लेबर कोर्ट तथा कोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अरिबाइरेटर्स की नियुक्ति की गई। तो ये कुछ संस्थाएं थी, ये कुछ एक्ट थे जो कि इनके द्वारा कुछ उपाय सुझाए गए और कुछ कदम उठाए गए। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने समझ लिया है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमने समझ लिया है, अब हम इसके आगे बात करेंगे। बता रहे हैं, भूल गए हैं थोड़ा सा। हम इसके आगे बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, औद्योगिक विवाद के बारे में पढ़ेंगे और औद्योगिक विवाद की परिभाषा क्या हो सकती है, औद्योगिक विवादों के प्रकार क्या हो सकते हैं, पंच निर्णय तंत्र और न्यायाधिकरण में अंतर समझेंगे। औद्योगिक विवाद में श्रमिकों का अस्त्र क्या हो सकता है, प्रबंधन तंत्र का अस्त्र क्या हो सकता है, औद्योगिक विवादों के निपटारे की पद्धति कब क्या हो सकती है, और हम समझेंगे कि हड़ताल कब अवैध नहीं होगी और हड़ताल कब अनुचित होगी। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पहला टॉपिक अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जो यूपीएससी एपीएफओ 2021 की जो 9 मई को परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज को समझ सकें। ये हिंदी माध्यम में बनाया गया यूट्यूब में पहला ऐसा लेक्चर है जो आया है। और ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।